Hi guys, this is Taruni Verma from VN Coaching Classes. So guys, अब स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 9, महिलाएं, जाति व सुधार। और इस वाले चैप्टर में हम कवर करेंगे कि ऐसे कौन कौन से महापुरुष या फिर महान व्यक्तित्व थे जिन्होंने महिलाओं की स्थिति सुधारने में बहुत बड़ा योगदान दिया। सो गाइस, स्टार्ट करने से पहले आई होप आपने अब तक इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। अब चलते हैं आगे। चैप्टर स्टार्ट होता है गर्ल्स की आज की कंडीशन से कि गर्ल्स कैसे आज स्कूल जा सकती है, कॉलेज जा सकती है, बॉयज़ के साथ पढ़ सकती है और बॉयज़ की तरह, पुरुषों की तरह वोट भी डाल सकती है। और भगवान ना करे भाई, अगर कोई विधवा हो गई तो वो दोबारा शादी भी कर सकती है, किसी दूसरे समाज के बंदे से भी शादी कर सकती है। दूसरा समाज ना सेंस दूसरी जाति के, इवन चुनाव में भी खड़ी हो सकती है। वो बात अलग है कि अभी इन चीज़ों का फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं, बट कुछ फैमिलीज़ में से तो ऐसा है कि भाई गर्ल्स अपने विश के अकॉर्डिंग पति भी नहीं चुन सकती। बल्कि इससे पहले का हमारा टाइम ही देख लीजिए, सीता स्वयंवर हो गया, द्रौपदी स्वयंवर हो गया। स्वयंवर इन द सेंस लड़की अपनी मर्ज़ी से अपना पति चुनेगी, बट आज के टाइम में तो ये सब होता नहीं है। तो आप ये सोचिए कि करीब 200 साल पहले हालत क्या होगी। तो कंडीशन ये थी कि बच्चों की शादी कर दी जाती थी, बहुत कम उम्र में, इन द सेंस बच्चों की शादी। हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के लोग एक से ज़्यादा बीवी रख सकते थे। देश के कुछ भागों में विधवाओं से ये उम्मीद की जाती थी कि पति के साथ मर जाए जल के, मतलब सती हो जाए। और सती शब्द का अर्थ ही सदाचारी महिला था। इस वर्ड का मीनिंग ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में। संपत्ति के मामले पर भी महिलाओं के बहुत कम अधिकार थे और शिक्षा तक महिलाओं की पहुंच भी नहीं थी। कुछ ही महिलाएं थी जो शिक्षा के स्तर तक पहुंच पाती थी, और बहुत सारे भागों में ये अंधविश्वास था। अंधविश्वास कि औरत अगर पढ़ी लिखी होगी तो जल्दी विधवा हो जाएगी। वो है ना एक रूढ़िवादिता टाइप कि ऐसा कर दिया तो वैसा हो जाएगा, वैसा कर दिया तो ऐसा हो जाएगा, वो टाइप की। और ये देखिए सती प्रथा का एक चित्र कि कैसे इसके पति की चिता जल रही है और इसको इसमें धक्का दिया जा रहा है। समाज में सिर्फ महिला और पुरुषों के बीच नहीं, लोगों के बीच भी डिफरेंस था। सुना होगा ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण कौन? जो खुद को उच्च जाति का बोलते थे, ज़्यादा पढ़े लिखे टाइप, ऊंची जाति। फिर क्षत्रिय, क्षत्रिय में कौन? व्यापार और महाजनी लोग, ये टाइप आते थे, ये अपने आप को क्षत्रिय, वैश्य बोला करते थे। ठीक है, उसके बाद कौन आगे थे? क्षुद्र, मतलब जो नीची जाति उस टाइम जो बोली जाती थी कि जो गांवों और शहरों को साफ सुथरा रखती थी। ठीक है, इसमें क्या आ गया? काश्तकार, बुनकर, कुम्हार जैसे दस्तकार। इन लोगों को माना जाता था कि ये थोड़ा दूषित कार्य करते हैं, तो इन लोगों से दूर रहा जाए। और इन लोगों की वजह से उन लोगों की जाति भी भ्रष्ट हो सकती थी। ऊंची जाति निचले पायदान पर खड़ी इन जातियों के लोगों को अछूत, इम्पोर्टेंट पॉइंट, अछूत मानती थी। मंदिरों में प्रवेश करने में सवर्ण, सवर्ण मतलब जो ऊंची जातियाँ होती थी, उनके इस्तेमाल होने वाले कुएं से भी पानी निकालने की कोई परमिशन नहीं थी। इवन घाट तालाब की भी पानी की परमिशन नहीं थी। ऐसी चीज़ जो नेचुरल है, जो गॉड गिफ्टेड है, जो भगवान ने सबको दी है, वो भी यूज़ करने की परमिशन नहीं थी। उन्हें निम्न दर्जे का मनुष्य माना जाता था। और ये चेंजेस कैसे हुए, अब हम आगे देखेंगे। चेंजेस, सबसे बड़ा चेंज आया किताबों और अखबार और पत्रिकाओं की वजह से। क्योंकि पहले की क्या होती थी, पांडुलिपि, भाई जिसने पढ़ा पढ़ा, जिसने नहीं पढ़ा जय राम जी की।
बट अब क्या हो गया था कि किताबें छपने लगी थी, अखबार छपने लगे थे, पत्रिकाएं छपने लगी थी, तो लोगों के पास ज़्यादा न्यूज़ पहुंचती थी इस चीज़ की। अब जो क्रांतिकारी लोग हैं वो अपने आर्टिकल्स देते थे न्यूज़पेपर में, पत्रिकाओं में, बुक्स में, तो इससे लोगों की सोच खुलती थी। धीरे 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 करके ये भी सबसे बड़ा माध्यम था, क्या, संचार, परिवर्तन की दिशा में। इन पत्रिकाओं में क्या होता था कि आम लोग उन चीज़ों को पढ़ सकते थे, अपनी भाषाओं में लिख सकते थे, अपने विचार व्यक्त कर सकते थे। अब ज़रूरी तो नहीं है कि एक समाज में रहने वाले हर इंसान के विचार सेम हो। एक घर में रहने वाले बंदों के विचार जब सेम नहीं हो सकते तो एक समाज में रहने वाले लोगों के विचार कैसे सेम हो सकते हैं। तो नए शहरों में तमाम तरह के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक मुद्दों पर पुरुष और कभी कभी महिलाएं भी इनके बीच चर्चा होती थी, जिसे आज के टाइम में डिबेट बोला जाता है। और ये चर्चाएं आम जनता तक पहुंचती थी और सामाजिक परिवर्तन के आंदोलनों से जुड़ी होती थी। इन सुधारों में नाम आता है सबसे पहला किस सुधारक का? राजा राम मोहन राय बहुत ही इम्पोर्टेंट नेम है। ब्रह्म समाज के या फिर ब्रह्मो समाज के नाम से एक इन्होंने संगठन बनाया, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, और जिसको बाद में ब्रह्मो समाज के नाम से जाना गया। राजा राममोहन राय जैसे लोगों को सुधारक इसलिए बोला जाता था क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन और अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना ज़रूरी है। लोगों को इस परिवर्तन के लिए प्रेरित करना भी ज़रूरी है कि वे अपने पुराने व्यवहार को छोड़कर, अपने जीवन की पुरानी चीज़ों को छोड़कर जो कि सही नहीं है, नया ढंग अपनाएं। वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि राजा राममोहन राय पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करने और महिलाओं के लिए ज़्यादा स्वतंत्रता और समानता के पक्षधर थे। इम्पॉर्टेंट क्या क्या पॉइंट्स थे, क्या क्या विचार रखते थे? गर्ल्स की इक्वालिटी, फ्रीडम और पश्चिमी शिक्षा का प्रचार। ठीक है, उन्होंने इस बारे में लिखा है कि किस तरह से महिलाओं को ज़बरदस्ती घर के काम में बांध कर रखा जाता था और उनकी दुनिया सिर्फ घर और रसोई तक ही सीमित रह जाती थी। इवन आज भी कई एरियाज में ऐसा ही है, और उन्हें बाहर जाकर पढ़ने लिखने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। और जो सबसे इम्पोर्टेंट योगदान आता है वो होता है विधवाओं की ज़िंदगी में बदलाव लाने का। राजा राममोहन राय बहुत ज़्यादा दुखी थे इस बात से कि जो विधवा औरतें थीं उन्हें बहुत ज़्यादा कष्टों का सामना करना पड़ता था। इसलिए उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ मुहिम छेड़ दी। उन्होंने क्या किया कि संस्कृत, फारसी और अन्य जो इंडियन लैंग्वेजेस थी और जो यूरोपीय लैंग्वेज थी वो उनको बहुत अच्छे से जानते थे, तो उन्होंने लेखन करना शुरू किया। मैंने बताया ना आपको पहले, संचार का माध्यम। उन्होंने लेखन करना शुरू किया और उसके द्वारा ये सिद्ध करने की कोशिश की कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति नहीं दी गई है। इवन अगर आप चाहे तो नेट पर डालकर भी देख सकते हैं कि सती प्रथा का फर्स्ट केस कब आया था। नेट पर डालकर देखिएगा। तो 19वीं सदी के प्रारंभ तक बहुत सारे अंग्रेज ऑफिसर भी भारतीय परंपरा और रीति रिवाजों की आलोचना करने लगे थे। ओब्वियसली जो गलत होगा उसकी आलोचना की भी जाएगी, और राजा राममोहन की राय के विचारों को भी सही मानते थे क्योंकि उनकी विद्वान व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठा थी। भाई, इमेज उन्होंने बहुत अच्छी बना रखी थी। तो फलस्वरूप 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, 1829 में सती प्रथा पर रोक लग गई। राजा राममोहन राय ने इस अभियान के लिए जो रणनीति अपनाई उसे बाद के सुधारकों ने भी अप्लाई किया। जब भी वे किसी हानिकारक प्रथा को चुनौती देना चाहते थे तो अक्सर प्राचीन धर्म ग्रंथों से ऐसे श्लोक या वाक्य ढूंढने का प्रयास करते थे जो उनकी सोच का समर्थन करते हो। ठीक है, अब
आप यहाँ से नोटिस कीजिए कि पहले क्या बोला उन्होंने कि हमारे धर्म ग्रंथों में कहीं नहीं बोला गया है कि किसी भी लेडी को सती होना पड़ेगा, तो कोई राइट नहीं है आपका कि आप ज़बरदस्ती उस लड़की को, उस लेडी को सती करो। फिर राजा राम मोहन राय क्या करते थे, श्लोक ढूंढे धार्मिक ग्रंथों में से और उसके बाद दलील दी। दलील मतलब अपनी साइड रखी और वर्तमान जो रीति रिवाज थे उनके घोर विरोधी प्रारंभिक परंपरा के खिलाफ वो बताते थे। और ये देखिए एक अलग टाइप की प्रथा, तो इस चीज़ की भी आलोचना स्टार्ट हो गई कि भाई वो लोग अपनी खाल में कुंडा भेद कर लटकते थे, तो इस चीज़ को बर्बरता बोला गया, था गलत। ये देखिए क्या आर्टिकल आता है कि पहले हम उन्हें लकड़ियों में बांध देते हैं। राजा राम मोहन राय ने विचारों का प्रसार करने के लिए बहुत सारे पर्चे लिखे, तो उसमें बताया गया कि जो सती समर्थक थे वो कहते थे कि औरतें कुदरती तौर पर सो कॉल्ड कम समझदार, बिना दृढ़ संकल्प वाली और भरोसे के योग्य नहीं होती। पता नहीं किस बेवकूफ़ ने ये अफवाह फैलाई होगी, और उनमें से बहुत सारे खुद ही अपने पति की मृत्यु के बाद उनके साथ जाने की कामना करती है, परंतु वे कहीं धधकती आग से भाग ना निकले, इसलिए हम उन्हें चिता की लकड़ियों में कसकर बांध देते हैं। गाइस, थोड़ा सा टॉपिक से हटकर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि क्या कि कोई भी इंसान, चाहे वो लेडी हो या फिर कोई भी जेंट्स हो, उसकी समझदारी उसकी जेंडर से डिसाइड होगी? यस और नो? आंसर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में। और बात रही दृढ़ संकल्प की दृढ़ संकल्प तो उनसे पूछिए जो ऑलरेडी एक लड़की है। और सती विरोधी लोग क्या बोलते थे कि अगर आप लोगों ने महिलाओं को अपनी स्वाभाविक क्षमता का प्रदर्शन करने का मौका दिया ही नहीं है, तो तुम ये कैसे बोल सकते हो कि उनमें समझ नहीं है? अगर ज्ञान और शिक्षा ना समझ सकता हो या फिर पढ़ाई हुई चीज़ों को ग्रहण ना कर सकता हो तो हम उसे अक्षम मान सकते हैं, मतलब उसमें काबिलियत नहीं है। बट अगर आप मौका ही नहीं दोगे तो तुम्हें कोई राइट नहीं है उनको अक्षम मानने का, उनको समझदार ना मानने का, या फिर ये कहने का कि लेडीज़ में समझ कम होती है। और राजा राम मोहन राय की तरह ही समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी प्राचीन ग्रंथों का ही सहारा लिया, और उन्होंने अंग्रेज़ सरकार ने उनका यह सुझाव माना और 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित कर दिया। जो विधवाओं के विवाह का विरोध करते थे उन्होंने विद्यासागर का भी विरोध किया और यहाँ तक कि उनका बहिष्कार भी कर दिया। गाइस, ये तो फैक्ट है। आप कुछ भी अच्छा काम करने चलेंगे पहले आपका विरोध ही होगा, और जब आप एक बार सक्सीड हो जाएंगे उसके बाद सब आपके साथ हो जाएंगे। बस उस स्ट्रगल टाइम में खुद को कमज़ोर नहीं पड़ने दे रहा है, ठीक है। तो 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक विधवा विवाह के पक्ष में चलाया जा रहा आंदोलन देश के अन्य भागों में भी फैल गया। मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाकों में वीरेशलिंगम पंतुलु इम्पोर्टेंट नेम है, ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया, और उसी टाइम में अप्रॉक्सीमेट मुंबई में युवा बुद्धिजीवियों और सुधारकों ने भी विधवा विवाह के प्रचार का दृढ़ संकल्प लिया, और उत्तर में आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी विधवा विवाह का समर्थन किया। इसके बावजूद भी विधवा विवाह महिलाओं की संख्या कम थी। बस वही ना, रूढ़िवादिता, एकदम सोच चेंज नहीं होगी, टाइम लगेगा, एक दिन में नहीं होगा पर एक दिन ज़रूर होगा। सो गाइस, इसी के साथ हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट होता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर।